बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के 17वें सेशन के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड ग्रुप टैक्सेशन एंड ग्रुप रिलीफ, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल बात करेंगे इसके अंदर। तो सेशन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं ज़रियाब एडवोकेट उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। जैसा कि आपके इल्म है कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं उनको 1 बाई 1 जो है इस टाइम उसके ऊपर अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके ऊपर आज सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और उसके साथ जो है हमारा ग्रुप रिलीफ और ग्रुप टैक्सेशन। अमूम में ये कंसेप्ट बड़े कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो कंपनीज़, लिमिटेड कंपनीज़ और गवर्नमेंट अदारे हैं उनके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कोई एक भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं जिसकी इम्पॉर्टेंस कम है, क्योंकि अगर एक जगह भी आपने गलती की तो आपका पूरी रिटर्न, पूरा जो आपका एक डॉक्यूमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए मैं गुजारिश करूँगा अपने उस्ताद मुस्तफा सरमंशा सुखेरा साहब से कि वो आएँ और इसके ऊपर हमारी रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम, ऑनरेबल मेंबर ऑफ आवर पाकिस्तान टैक्स एकेडमी एंड पाकिस्तान टैक्स चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है विद रिगार्ड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जनरली ये टॉपिक जो है वो इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें तो कम इसकी अप्लीकेबिलिटी है। इसमें जो बिग इंटिटी या बिग कंसर्न है उसकी वहाँ ये ज़्यादा इसकी अप्लीकेबिलिटी है। इस तरह ग्रुप टैक्सेशन है तो वो जो कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, उनकी ग्रुपिंग, कंसोलिडेशन, वहाँ इसकी अप्लीकेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ भी जो बिग कंसर्न है वहाँ सेट ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, वैसे तो इंडिविजुअल के लिए भी ज़्यादा अवेयरनेस इतनी नहीं है, लेकिन अगर लॉसेस हों डिफरेंट तो वो कैसे सेट ऑफ होंगे, कैसे कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो उसके क्या कैटेगरीज है ये फिर इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में जो सेक्शन रेलेवेंट सेक्शन है वो 56 से लेके 59B तक है। उसके साथ एक रूल्स भी हैं। रूल है 231D। ये तकरीबन आप समझ लें कि 6, 7, 8 सेक्शंस हैं, तो ये इसको डील करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जितनी सेट ऑफ से मुराद ये है कि सबसे पहले हम लॉसेस को देखें तो पहले हेड ऑफ इनकम्स हैं। तो हेड ऑफ इनकम आपकी सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसके अलावा फिर आपका कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। इनमें जब इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ कुछ इनकम चार्जेबल टैक्स हैं, उनमें से कुछ डिडक्शंस, एक्सपेंडिचर्स, डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा अलाउंसेस वो हम उसमें से लेस करते हैं, तो नेट फिर आपका प्रॉफिट या लॉस या नेट इनकम आती है। अब यहाँ आपकी जो आपने इनकम चार्जेबल टैक्स है वो मोर देन आपके एक्सपेंसेस या डिडक्शंस या डेप्रिसिएशन होगी तो उसको हम कहेंगे नेट इनकम चार्जेबल टैक्स या टैक्सेबल इनकम या अदर उसमें प्रोविजन लेके एडलेस करके। तो अगर जहाँ कहीं डिडक्शंस या अलाउबल डेप्रिसिएशन या एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव द इनकम्स होंगे तो उस सिचुएशन में वो लॉस होगा। इनकम की 2 डेफिनेशन समझे, पॉजिटिव इनकम और नेगेटिव इनकम। नेगेटिव इनकम मीन वो लॉसेज है। अब लॉसेज जो है वो सारे हेड में हो सकते हैं। सैलरी में भी अलाउंसेस, बेनिफिट जो है अलाउंसेस या डिडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं सैलरी से। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, वहाँ भी अब नॉर्मल टैक्सेशन में
वो एक्सेस हो सकते हैं, जब एक्सेस हो तो वहाँ लॉस हो सकता है। बिजनेस में एक्सपेंडिचर इनकम जो है उससे ज़्यादा हो सकते हैं तो वहाँ लॉस हो सकता है। कैपिटल गेन जो है उसमें जो लॉसेज हैं डिफरेंट, आपने इन्वेस्टमेंट की है, कुछ में आपके इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल एसेट में, कुछ में लॉसेज है, कुछ में प्रॉफिट है, तो वहाँ भी एक्सेस लॉसेज हो सकते हैं। तो अदर सोर्स इनकम है, वहाँ भी डिडक्शंस या एक्सपेंडिचर लाभल है, वो भी मोर देन इनकम हो सकते हैं, तो वहाँ भी लॉसेज हो सकते हैं। तो एक तो है करंट ईयर जो टैक्स ईयर है, उसमें हमने देखना है कि उसमें जो लॉसेज 5 ये जो हेड है, इनमें अगर लॉसेज है तो वो हमने दूसरे हेड में सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि टैक्सेबल इनकम पांचों हेड को टोटल एग्रीगेट करके कैलकुलेट करते हैं, तो लॉसेज प्रॉफिट को नेट करके हम फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें तमाम हेड जो है सेक्शन 11 में स्पेसिफाइड है, और ये 5 हेड में किसी में भी लॉस होगा तो दूसरे में वो सेटअप हो सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन जो इसमें दी होगी कि वो नहीं हो सकता। तो इसमें एक तो सेटअप करने के लिए सैलरी, दूसरे हेड का सैलरी के एंगेज सेट नहीं हो सकता है, लेकिन सैलरी का लॉस दूसरे के एंगेज सेट हो सकता है। सारे हेड का इंटर सेटअप हो सकता है, लेकिन सैलरी का वाला नहीं हो सकता। इसीलिए लॉसेस को हम डिवाइड करें सेटअप और कैरी फॉरवर्ड के लिए, तो हम इनको कह सकते हैं तो हेड वाइज लॉसेस, सैलरी वाले लॉसेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले लॉसेस, या कैपिटल गेन वाले लॉसेस, या अदर सोर्स वाले, या बिजनेस वाले लॉसेस को फिर आगे डिवाइड करते हैं कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और स्पेकुलेशन बिजनेस, दोनों को भी सेग्रीगेट होगा। स्पेकुलेशन के एंगेज सेटअप होंगे, वो इंटरचेंज नहीं होंगे। इस तरह कैपिटल वाले कैपिटल लॉसेस के एंगेज सेटअप होंगे, दूसरों के एंगेज सेटअप नहीं होंगे, और कैरी फॉरवर्ड भी अपने के और सेपरेट ही चलेंगे। अब बिजनेस में भी डिफरेंट बिजनेस हो सकते हैं। बिजनेस सपोज आपके पास टेक्सटाइल बिजनेस है, फिर पेपर का बिजनेस है, मेडिसिन का है, कोई और है, तो पहले अपने ही हेड के एंगेज हम सेटअप करेंगे, वहां से लॉस होगा तो फिर दूसरे में, फिर अल्टीमेटली आखिरी में इस आपस में टोटल बिजनेस का अलग करेंगे। जो स्पेकुलेशन है उसका अलहदा करेंगे। कैपिटल गेन वाले जो हैं उनके प्रॉफिट लॉस हर सिक्योरिटीज का, हर प्रॉपर्टी का या दूसरे के, वो अलहदा करके हर एक करके फिर टोटल करेंगे। तो इंटर पहले अपने इंटर जो है उनके उस वो हेड है, जो हेड के अंदर सब हैं उनका आपस के अंदर ऐड करके नेट टोटल एग्रीगेट निकालेंगे, फिर हम दूसरे 5 हेड में हम जाएंगे। तो इसलिए इसको जो ये हम जो बात कर रहे हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की, वे नॉर्मल इनकम की हम बात कर रहे हैं। जो फाइनल डिस्चार्ज वाली इनकम है वो सेपरेट होगी, वहां कोई लॉस शास ना सेटअप होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगी। और एग्जेम्प्ट वाली जो है, एग्जेम्प्ट वाले अगर लॉस होंगे तो इसमें आ जाएंगे, एग्जेम्प्ट के एंगेज वैसे एग्जेम्प्ट होगी, उसके एंगेज लॉस, ये लॉस सेटअप करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन वहाँ नॉर्मल चार्ज होगी। सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन बाद होती है। तो नॉर्मल को हम देखें तो नॉर्मल की 3 कैटेगरी हो सकती है, एक प्योर नॉर्मल, एक मिनिमम वाली नॉर्मल, एक सेपरेट ब्लॉक टैक्सेबल इनकम में ऐड करके बाद में रेट सेपरेट लग जाते हैं। तो इसलिए पहले टैक्सेबल इनकम देखनी है, टैक्सेबल कैलकुलेट करते वक्त तो हमने ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो ये बेसिक इसकी थी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की। तो अब हम हेड वाइज हर एक को साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, तो फिर क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। सबसे पहले सेट ऑफ अलहदा बात है और कैरी फॉरवर्ड अलहदा बात है। सेट ऑफ मीन करंट ईयर की बात है कि करंट ईयर में इंटर हेड वाइज एक हेड का या इंटर बिजनेस ये वो उसको सेट ऑफ करना है। और उसके बाद अगर एक्सेस हो जाए, लॉस सेट ऑफ ना हो, एक्सेस बच जाए, तो वो अगले साल में फिर कैरी फॉरवर्ड कर देना है। फिर अगले साल में बाकी किसी हेड का लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सिर्फ बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस की आगे 2 कैटेगरी हैं, एक बिजनेस लॉस, एक डेप्रिसिएशन लॉस। उसको कहते हैं अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। पहले हम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस लॉस विदाउट डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन वाला अलहदा चलता जाएगा और बिजनेस लॉस अलहदा चलता रहेगा फ्यूचर के लिए। कैपिटल लॉसेज जो होंगे, अब 4 कैटेगरी होगी जो कैरी फॉरवर्ड में जानी है। एक आपका बिजनेस लॉस जाना है, एक डेप्रिसिएशन या अमॉर्टाइजेशन वाले लॉस जाने, एक स्पेकुलेशन वाले जाने, और एक कैपिटल लॉसेज जाने। कैपिटल लॉसेज और स्पेकुलेशन अपने अपने हेड में जाने, और ये वाला जो बिजनेस वाला और डेप्रिसिएशन वाला है ये सेट ऑफ आगे बिजनेस में ही करने हैं, दूसरे हेडों में नहीं हम कर सकते।
करंट ईयर में इंटर हेड हो सकते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट में जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो सब्सिक्वेंट ईयर में बिजनेस लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ होना है। बिजनेस लॉस के अलावा डेप्रिसिएशन भी बिजनेस के अलावा, और जो कैपिटल है कैपिटल लॉस वाले कैपिटल गेन स्पेकुलेशन से, ये बेसिक कंसीडरेशन सामने याद रखनी। इसको सामने रखते हुए फिर हम आगे देखेंगे कि सेट ऑफ जो है आगे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ किस तरह करनी। इस तरह होटल इंडस्ट्री या कोई और इंडस्ट्री या आपकी कंसोलिडेशन या दूसरे बैंकिंग इंडस्ट्री, उसके लिए जहां कहीं स्पेशल प्रोविजन गिवन हो तो फिर उसके मुताबिक कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करना है। तो अब हम देख लेते हैं पहले सेट ऑफ का। सेट ऑफ की बेसिकली 3 कंडीशन है, इस 3 कंडीशन के मतलब हम देखेंगे। सबसे पहले है सेट ऑफ लॉसेस, सेक्शन है 56, सब्जेक्ट टू सेक्शन 58 एंड 59। 58 क्या है? स्पेकुलेशन, और 59 जो है वो कैपिटल लॉसेज है, कैपिटल गेन वाले। उसके अलावा उसका अपना तरीकेकार होगा, उसके अलावा जो है वो सेट ऑफ नहीं होंगे। उसके अलावा जो है वेरिएबल्स, उसके अलावा सेटिंग ऑफ दी हुई है, क्योंकि वो अपना ही सेट ऑफ करना है और अपना ही कैरी फॉरवर्ड करना है, अपना ही 6 साल तक आगे चलाना है। तो स्पेकुलेशन का और बिजनेस कैपिटल लॉसेज का उसकी सेपरेट स्ट्रीम ही सेपरेट चलेगी, जो इसके अंदर आएंगी नहीं, तो बाकी इधर आएंगे। बाकी को हम लिखते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा वेर ए पर्सन सस्टेन ए लॉस फॉर एनी टैक्स ईयर अंडर एनी हेड ऑफ इनकम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11। तो सेक्शन में 5 वो हेड स्पेसिफाइड है। ए पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू हैव ए अमाउंट ऑफ लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट द पर्सनस इनकम इफ एनी चार्जेबल टैक्स एनी अदर हेड ऑफ इनकम। किसी और हेड में इनकम है तो उसके अगेंस्ट वो किसी हेड की चार्ज की जा सकती, एक्सेप्ट इनकम अंडर द हेड सैलरी फॉर द ईयर। जो सैलरी फॉर द ईयर है उसके अगेंस्ट वो दूसरे हेड जो है वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि सैलरी वाले हेड का हो सकता है, तो सैलरी वाले हेड का लॉस दूसरों में हो सकता है, लेकिन दूसरे हेड का सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि यहाँ एंड पे सैलरी को निकाला है, नहीं तो पहले ही कह देता कि सेक्शन 11 में सैलरी को एक्सक्लूड कर देता, तो सैलरी वाले को एक्सक्लूड नहीं किया। तो उसने कहा किसी हेड में भी हो तो दूसरे हेड में अदर देन स्पेकुलेशन ऑफ वो, और वो हो सकता है, लेकिन जब सेट ऑफ करना है तो सैलरी वाले हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट इसमें है except as provided in this part where person sustain a loss under any head of income for a tax year that cannot be set off under subsection 1, the person shall not be permitted to carry forward losses to the next year। उन्होंने कहा जो लॉस आप बेयर करेंगे तो वो अगले साल में आप सेट ऑफ नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड। जो इसमें लॉ में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए प्रोवाइड किया गया है वो कर सकते हैं, उसके अलावा जनरल रूल के तहत आप नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझिए, नेगेटिव लैंग्वेज है कि आप कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे एक्सेप्ट जो लॉ में गिवन है। लॉ में आगे फिर कैरी फॉरवर्ड के अलग सेक्शंस है, उस प्रोसीजर के, उसमें क्या प्रोसीजर है कि जो स्पेकुलेशन लॉस है वो अगले 6 साल जो सरप्लस होगा आप 6 साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस तरह जो कैपिटल लॉस है 6 साल में कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर एवर कर सकते हैं, उसका कंडीशन है कुछ, और जो बिजनेस लॉसेज है वो भी 6 साल तक कर सकते हैं, उसका भी प्रोसीजर है। पुराना जो है सबसे पहले करेंगे फिर ऑनवर्ड करेंगे, उनके अलावा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं सकते। ये नेगेटिविटी इस तरह, इससे ये लगता है कि जैसे कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, लेकिन ये बात नहीं। एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, जो इस पार्ट में गिवन है उसके मुताबिक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वेयर ए पर्सन सस्टेन लॉस अंडर हेड ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर दैट कैन नॉट बी सस्टेन अंडर सेक्शन, द पर्सन शैल नॉट बी परमिटेड टू कैरी फॉरवर्ड लॉस टू द टैक्स। इससे और भी बरात है, जैसे सैलरी वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो सारे नहीं कर सकते। कौन से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? बिजनेस लॉसेस, स्पेकुलेशन लॉसेस, कैपिटल लॉसेस, और आपके जो स्पेकुलेशन लॉसेस और कैपिटल लॉसेस वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी जो है सैलरी वाला या दूसरा कैरी सेटअप हो सकते हैं एक दूसरे के कैरी फॉरवर्ड। अगले साल में अगर सरप्लस हो जाए तो अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वही सिर्फ बिजनेस लॉसेस, डेप्रिसिएशन लॉसेस, स्पेकुलेशन लॉसेस और कैपिटल लॉसेस, तो ये वाले जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो इसलिए ये भी देना जरूरी था, नहीं तो सारे ही कहते हैं कि हर हेड का ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सेटअप हर हेड हो सकता है, अदर देन वो सेट ऑफ हो सकता है इंटर, अदर देन सैलरी के अगेंस्ट सेट नहीं हो सकता। लेकिन कैरी फॉरवर्ड के लिए
कंस्ट्रेंट है कि बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं सरप्लस हो तो, या डेप्रिसिएशन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, या स्पेकुलेशन हो सकते हैं, या कैपिटल लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे। वेयर इन ए टैक्स ईयर पर्सन सस्टेन ए लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड लॉस अंडर एन अदर हेड ऑफ इनकम, द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम शैल बी सेट ऑफ लॉस्ट। एंड पे सबसे पहले आपस में इंटर कर देंगे। सबसे पहले हम सैलरी वाला लॉस है या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है या दूसरा अदर सोर्स है वो पहले सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद कोई बचेगा तो एंड पे बिजनेस वाला, ताकि पहले वाले एग्जॉस्ट हो जाए, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने पहले उसको एग्जॉस्ट कर लें और सरप्लस एंड पे बिजनेस बचे और उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो इसलिए ये 3 इसकी बेसिक कंडीशन दी गई हैं, ताकि इस रूल को सामने रखते हुए, ताकि बिजनेस लॉस ही आगे कैरी फॉरवर्ड हो, ताकि हम ये ना हो कि वो एंड पे हम प्रॉपर्टी वाला करें तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, क्योंकि वो तो कैरी फॉरवर्ड होना नहीं है। तो इसलिए उनको सबसे पहले और बिजनेस लॉस को एंड पे सेट ऑफ करना। ये इसमें 56A है, सेट ऑफ लॉसेज ऑफ कंपनी ऑपरेटिंग होटल के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि जो पाकिस्तान में या उसके साथ आज़ाद कश्मीर में या गिलगित में यहाँ जो ऑपरेट कर रहा हो तो उसके लिए कहा कि अदरवाइज तो उनके अपने लॉज हैं, तो वहाँ कहा कि उसके लॉसेज भी आपस में इंटर सेट ऑफ हो सकते हैं। तो इसके लिए सब्जेक्ट टू सेक्शन 56 एंड 57 वेयर, क्योंकि अदरवाइज 56-7 में तो दूसरी बातें थी आगे, तो उसके अलावा सब्जेक्ट टू दी सेक्शन वेयर पब्लिक, सिर्फ पब्लिक के लिए, वहाँ हर एक के लिए होगा। यहाँ जो कंपनी डिफाइन है वही एंटिटी कर सकती है। कंपनी डिफाइंड इन सेक्शन डिफाइंड इन कंपनी एक्ट 2017 एंड रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, गिलगित-बाल्टिस्तान एंड आजाद जम्मू कश्मीर, AJK ऑपरेटिंग होटल इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान गिलगित और AJK जहां मर्जी सस्टेन ए लॉस इन पाकिस्तान, या इनमें जब वहां कहीं सस्टेन किया फॉर एनी टैक्स ईयर अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल बी इंटाइटल्ड टू अमाउंट ऑफ लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट द कंपनी इनकम इन पाकिस्तान गिलगित AJK एज द केस मी फ्रॉम द टैक्स ईयर 2007 ऑनवर्ड। इंटर सेट ऑफ है, ऐसे समझ ले पाकिस्तान में हुआ है तो AJK वाले होटल का जो वहाँ है प्रॉफिट उसमें सेट ऑफ हो सकता है, या वो गिलगित वाला है उसमें सेट ऑफ हो सकता है, या वाइस वर्सा हो सकता है। तो 2007 से ऑनवर्ड वो भी इंटर सेटिंग ऑफ हो सकती है। उसके बाद ये है अब कैरी फॉरवर्ड वाला। पहला सेट ऑफ किसी करंट ईयर की बात थी कि आपस में सेट ऑफ इंटर हेड में या होटल वाला सिर्फ बिजनेस लॉसेस जो है इंटर सेट ऑफ हो सकता है। तो ये अब कैरी फॉरवर्ड वाला है। वेयर ए पर्सन सस्टेन ए लॉस फॉर ए टैक्स ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये स्पेसिफाई कर दिया कि बिजनेस वाला लॉस जो है वो आगे अदर देन लॉस टू विच सबसेक्शन 4 और सेक्शन 58 अप्लाइज and loss cannot be wholly set off under section 56, so much of the loss that has not been set off shall be carried forward for the following year and set off against the person income charged under the head of business। कि उसके अलावा 58 वाला वो डेप्रिसिएशन वाला है, तो वो अगले सालों में आप वो सेट कैरी फॉरवर्ड करके सेट अप कर लेंगे। इफ लॉस सस्टेन्ड बाय पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नॉट होली सेट अप अंडर सबसेक्शन देन द अमाउंट ऑफ लॉस नॉट शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग टैक्स ईयर एंड अप्लाइड इन स्पेसिफाइड in subsection 1 in that year and so on, but no loss carried forward more than 6 years immediately succeeding the tax year for which loss was first computed। जिस साल में असेस हुआ है उस साल में जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है अगले बिजनेस लॉस जो है अगले 6 सालों में वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। Where loss referred to in subsection 2 relate to any assessment year commencing on 1st day of July and ended on 30th day of June 2011 is sustained by a banking company wholly owned by the federal government as on 2011 which is approved by the State Bank of Pakistan for the purpose of subsection the loss shall be carried forward for a period of 10 years। बैंकिंग को लिए अदरवाइज 6 साल है नॉर्मल, बैंकिंग के लिए इस पीरियड में कोई फॉल करेगा तो उसके लिए उन्होंने 10 ईयर दे दिए। होटल इसी तरह होटल इंडस्ट्री को होगा नीचे वेयर लॉस हैज बीन कैरी फॉरवर्ड अंडर दिस ऊपर वेयर लॉस रेफर टू सबसेक्शन रिलेट टू टैक्स ईयर कमेंसिंग on or after 1st day of July 2020 is sustained by a resident company engaged in hotel business in Pakistan, said loss shall be carried out for a period of 8 years। पहला नॉर्मल 6 था और बैंकिंग वाला 10 और होटल इंडस्ट्री वाला बिजनेस लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड के लिए वो आपका 8 ईयर तक का कैरी फॉरवर्ड होता है। वेयर ए पर्सन हैज लॉस कैरी फॉरवर्ड under this act for more than one tax year the loss of earlier tax year shall be set off first।
तो जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो पहले साल वाला जो लॉस है वो पहले सेटअप करेंगे, फिर उस सीक्वेंस में ऑनवर्ड चलते जाएंगे। द लॉस एट्रीब्यूटेड टू डिडक्शन, ये स्पेसिफिकली आ गया। अब ये किसका है? ये डेप्रिसिएशन। पहले वाले जो थे वो बिजनेस लॉसेस थे अदर देन डेप्रिसिएशन, तो वो अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उस तरह। ये डेप्रिसिएशन वाले या अमॉर्टाइजेशन लॉसेस वाले वो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने थे, तो ये वाले हम देखते हैं कि ये किस तरह कैरी फॉरवर्ड करने और कब तक करने। द लॉसेज एट्रीब्यूटेड टू डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 22, 23 बी एंड 24 दैट लॉस हैज नॉट बीन सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम, लॉस नॉट सो सेट ऑफ शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द 50% ऑफ द पर्सन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉसेज अंडर सबसेक्शन 1 इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर एंड सो ऑन अनलेस अंटिल कंप्लीटली सेट ऑफ। क्या मुराद है इससे? पहले होता था कि डेप्रिसिएशन लॉसेस होते थे, तो जो कैरी फॉरवर्ड हम करते थे तो वो अगले साल की ही डेप्रिसिएशन समझ ली जाती थी। जो अगले साल की डेप्रिसिएशन उसमें वो भी ऐड कर दी जाती थी, जिस तरह वो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाती थी, तो वो करंट ईयर में सेट ऑफ की जाती थी। ऑनवर्ड रहती थी फॉर एवर, कि फॉर एवर आप डेप्रिसिएशन जब तक खत्म ना हो वो सेट ऑफ हो सकती थी। तो अब इस साल ये 2-3 साल पहले 3 में, ये 2018 में इसमें कंडीशन ला दी, तो उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन जो है सारी की सारी सेट ऑफ नहीं होगी, बल्कि जो बिजनेस लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 50% कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और टू दैट एक्सटेंट जितने सरप्लस डेप्रिसिएशन लॉसेस पड़ा होगा वो सेट ऑफ कर लिया जाएगा। 50% में उसको टैक्स देना होगा। ऐसे सब में बिजनेस लॉसेस तो उसी तरह 6 ईयर तक चलेंगे। उसके बाद बिजनेस लॉसेस अगर सेट ऑफ हो गए, खत्म हो गए किसी साल में, तो बाकी बच गया है प्रॉफिट, तो जिसमें टैक्स होना है। तो डेप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड की है करंट ईयर उसी तरह सेट ऑफ होगी। कैरी फॉरवर्ड वाले जो डेप्रिसिएशन लॉसेस हैं वो टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम आफ्टर सेटिंग ऑफ बिजनेस लॉसेस, जो पिछले साल के और करंट सेट ऑफ करने के बाद वो 50% तक वो सेट ऑफ होगा। इस तरह ये ऑनवर्ड फिर चलता जाएगा, जो भी कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा उसका जो लॉस प्रॉफिट बचेगा उसका 50% तक करेंगे और ऑनवर्ड इस तरह चलता जाएगा। Provided that such losses shall be set off against 100% of the said balance if taxable for the year is less than 10 million rupee। 10 इससे कम है तो फिर 100% ही होगा, फिर उसी तरह ही चलेगा जिस तरह पहले था। 10 मिलियन से कम होगी तो उसी तरह ही चलेगा, सारा का सारा सेट होगा। जिसकी 10 मिलियन से इनकम ऊपर वो बच जाएगी तो फिर उसका 50% कैलकुलेट करके टू दैट एक्सटेंट जो है वो होगा। क्लियर? In determining whether a person deduction under section have been set off against income, the deduction allowed under those sections shall be taken into account last। जैसे बिजनेस लॉसेस के बाद ये इसकी बारी आएगी, पहले वो एग्जॉस्ट कर लेंगे, उसके बाद ये डेप्रिसिएशन वाले सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ ऑफ बिजनेस लॉसेस कंसिक्वेंट टू अमेलगमेशन। अगर दो फर्म जो कंपनी अमेलगेट होती हैं तो अमेलगमेट होकर एक में प्रॉफिट है इसमें लॉस है, तो क्या पिछले एक लॉस वाले आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो अगली जो अमेलगमेटेड कंपनी है या एंटिटी है उसमें सेटअप हो सकते हैं कि नहीं, या किस कंडीशन में होंगे, या कब तक होंगे, या कितने होंगे, उसके लिए प्रोविजन। अगर 2 AOPs या एक AOP एक कंपनी आपसे मर्ज करके एक नई एंटिटी बना लेते हैं, तो एक में प्रॉफिट था, एक में लॉसेस था, 2-4 में लॉसेस था, तो अब एक्यूमुलेट हुआ है, तो क्या पिछले एक एंटिटी के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होकर आगे सेट ऑफ हो सकते हैं कि नहीं, उसके मतलब वो भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो इसमें मेंशन है। The assessed losses excluding capital losses, capital losses नहीं होंगे for the tax year other than brought forward and capital losses of capital losses of the amalgamated companies or companies shall be set off against business प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अमेलगेट कंपनी एंड वाइस वर्सा, आपस में भी और एक दूसरे के खिलाफ भी। किधर गए? वाइस वर्सा इन द ईयर ऑफ अमेलगमेशन, जिस साल अमेलगमेट हुई उसमें हुई, एंड वेयर लॉस इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन फॉर द टैक्स ईयर, द अनएडजस्टेड लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अप टू पीरियड ऑफ 6 years सक्सीडिंग द ईयर ऑफ अमेलगमेशन। एक जिस साल अमेलगमेट हुई उसमें सेट हो सकते हैं और 6 साल तक आगे जा सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 4 और 50 से उसके जो सेक्शन हमने 57 वाले देखे हैं जो कैरी फॉरवर्ड वाले, वो उसी तरह ही अप्लाई होंगे जिस तरह अदरवाइज अप्लाई होते हैं।
subsection 4 550 shall apply for the purpose of allowing unobserved depreciation of amalgamate company or company in the assessment of amalgamate company and vice versa। वो उसी तरह ही अप्लाई होंगे जैसे वो 50% वाला बैलेंस या 10% 10 मिलियन तक। Provided that loss referred to in sub 1 referred to in shall be allowed set up subject to the condition that amalgamation company continue business of amalgamation for a minimum period of 5 years from the date of amalgamation। ये कंडीशन है, फिर उसी तरह होगा अगर 5 साल तक amalgamating कंपनी जो amalgamate हुई है वो चलेगी। तो in case of amalgamation of banking company or non-banking institution, insurance company, accumulated losses under the head income from business not being speculation losses of amalgamated company shall be set off and carry forward against business losses and gain of amalgamated company vice versa up to period of 6 years immediately succeeding the year in which loss was first computed in case of amalgamated company and amalgamated company or company। ये बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस को भी उन्होंने लागू। आगे जी, provided that provision shall in case of bank account shall be applicable from July 1st 2007 से onward ये applicable where any of the condition as laid down by the bank State Bank of Pakistan or Security Exchange Commission of Pakistan or any court as the case may be in the scheme of amalgamation are not fulfilled, the set off of losses or allowances for depreciation made in the tax year of amalgamated company or amalgamating company or company shall be deemed to be income of that amalgamated company or amalgamating company or as the case may be for the year in which default is discovered by the commissioner or taxation officer and all the provision of the company shall apply accordingly। अगर अमेलमेशन हो गई है, लॉसेस सेट ऑफ हो गए हैं या कैरी फॉरवर्ड हो गए, बाद में चला कि कोर्ट ने अमेलमेशन की थी, अनाउंस की थी, उन्होंने आर्डर पास किया था या कमीशन ने किया था, वो कंडीशन जो थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो वो फिर जो उसने उसकी वजह से उसको प्रॉपर जिसमें लॉस जितना उसने टैक्स बचाया है फिर उससे रिकवर किया जा सकता है। कैरी फॉरवर्ड अब ये 58 जो है ये डील करता है विद रिगार्ड टू स्पेकुलेशन लॉसेस। ये इंडिपेंडेंट सेपरेट चलेगा। सेट ऑफ भी स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन के अंगेंस्ट ही होगा और कैरी फॉरवर्ड करके आगे सेट ऑफ करना है अगले सालों में तो वो भी स्पेकुलेशन के अंगेंस्ट होगा। स्पेकुलेशन से मुराद कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है कि जो कि एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ के करते हैं, जैसे आपने स्टॉक खरीद के आपने कभी कभार खरीदा और सारी मार्केट ख़त्म कर दी और फिर उसमें आपने उसमें कोई एक्सेप्शनल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है। सेक्शन 18 में स्पेकुलेशन को डिफाइन भी किया गया। सेक्शन 18 खोले बेटे, सारा 19 देख। उन्नी देख। सेक्शन 19 वेयर ए पर्सन कैरी ऑन बिजनेस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस 19 सेक्शन डील करता है मुकम्मल। ए बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस कैरीड आउट बाय ए पर्सन। ठीक है, अब बिजनेस की दो कैटेगराइज हो गई, एक स्पेकुलेशन एक नॉर्मल। तो नॉर्मल वाले वो चलेंगे, नॉर्मल में फिर हज़ारों हो सकता है, वो आपकी ट्रेडिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, सर्विसेज हो सकती है, ABC कंपनियां हो सकती हैं, हज़ारों की आपकी टेक्सटाइल हो सकती है, आगे सेक्टर वाइज भी हो सकती है। एक मेन सेक्टर होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग, और उनके आगे मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फलां। तो ट्रेडिंग में भी हज़ारों काम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये वो करते हैं, सर्विस में भी प्रोफेशनल सर्विस दूसरी ये वो हज़ारों हो सकती है। एक नॉर्मल है, एक स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन को उन्होंने कहा ये सेपरेट डील किया जाएगा। ए पार्ट शैल अप्लाई सेपरेटली टू स्पेकुलेशन बिजनेस एंड अदर बिजनेस ऑफ द पर्सन हैड फ्रॉम बिजनेस फॉर दैट ईयर। लॉस ऑफ पर्सन राइजिंग फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस सस्टेन फॉर ए कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद दिस पार्ट शैल बी डेल्ट विद। इथे भी रेफरेंस 58 का दे दिया गया। ठीक है, इन दिस स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स ये जी आपकी जो आपका क्वेश्चन था
तो यहाँ वो आई मीन ए बिजनेस इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर इज periodically or ultimately settled otherwise than actual delivery or transfer of commodity but does not include business in which। तो डिलीवरी की न जाए, वैसे परचेज किया, हज़ारों का सेल भी कर दिया, तो आप चीज़ें आई नहीं है वो हो तो प्लस ये है, ठीक है। विदाउट डिलीवरी आपने माल खरीदा कि पूरा मंडी मेरी है इतने की, माल आया भी नहीं और आगे सेल भी कर दिया, बाद में आया फिर आपने दे दिया। हेजिंग भी कहते हैं, कपास वाले करते हैं, कपास वाले जैसे जिन्नी वाले कर दें, गांठ रख दी, इतनी गांठ बेच दी, गांठ है ही नहीं अभी, खरीदी इससे खरीदी आगे बेच भी दी, अभी है नहीं, बाद में आई तो डिलीवर होगी। तो स्पेकुलेशन जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रांजैक्शन नेचर के होते हैं जो स्पेकुलेट करते हैं, वो जर्नी तो अलाउ नहीं होते, लेकिन क्योंकि मार्केट की मोनोपोली क्रिएट की जाती है और प्राइस को बढ़ाया जाता है और उससे ट्रेड किया जाता है, जिसकी कमोडिटी अवेलेबल ना हो वैसे ही आप भेज दें। तो एक कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंटाइज इज एंटर्ड इनटू बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटायर बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट लॉस टू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन for the purpose of fulfillment of other person contract for the actual delivery of goods to be manufactured or manufactured to be sold। भी एक्चुअल डिलीवरी अभी मैन्युफैक्चर ना हुआ उससे पहले परचेज सेल कर दें, फिजिकली चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो, सब्सिक्वेंटली आनी हो, तो ताकि आप फ्यूचर के लॉसेस को के प्राइस बढ़ ना जाए तो आप उससे पहले ही परचेज कर लें, प्राइस बढ़ेगी तो फिर जैसे पेट्रोल है, आप प्राइस बढ़ने वाली उसे पहले ही खरीद लिया या बेच दिया पहले ही, तो उस ट्रांजैक्शन जो प्राइस को मैनेज करने के लिए या प्राइस से प्रॉफिट फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस से प्रॉफिट कमाने के लिए जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसको कहते हैं स्पेकुलेशन। कॉन्ट्रैक्ट इन स्टॉक शेयर इज एंटर्ड इनटू बाय ए डीलर और इन्वेस्टर देयर टू गार्ड अगेंस्ट लॉस इन पर्सन होल्डिंग ऑफ स्टॉक एंड शेयर हो प्राइस फ्लक्चुएशन से बेनिफिट लेने के लिए जो भी आप ट्रांजैक्शन करें इमीडिएट पे उसको कहेंगे हम ये स्पेकुलेशन। इस तरह मेंबर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ आगे बेटा जॉबिंग arbitrage to guard against loss which may arise in the ordinary course of business loss as such member। तो मेंबर स्टॉक एक्सचेंज के भी वो भी डिलीवरी अभी आना होता है उससे पहले परचेज सेल कर लेते हैं, स्टॉक में है नहीं, बाद बार डिलीवरी एक्चुअल हुई नहीं, आपके नाम ट्रांसफर ही नहीं हुआ, आपने पहले भेज दिया है, किसी को भेज दिया उधर से डायरेक्ट लेके, जैसे बयाने पे भी काम करते हैं लोग, बयाने पे ज़मीन खरीदी आगे भी भेज दी, खुद अपने नाम ली नहीं, डायरेक्ट ही उधर करवा दिया और इसी में से पैसे कमा लिए, बेनामी नहीं हो जाएगा, बेनामी वो अपनी जगह पे, यहाँ स्पेकुलेशन इस तरह है। बाद बार नाम पे भी ले लेते हैं लेकिन पहले लेते हैं, बेसिकली इससे मुराद ये है वो तो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, यहाँ स्पेकुलेशन में और उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती या चीज़ आपके पास नहीं है, आपकी ओनरशिप में नहीं है और आपने ट्रेड कर दी, ठीक है, जो आपकी ओनरशिप में या आपके पास पोजेशन में नहीं है या अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुई तो वो चीज़ आपने उसकी परचेज करके सेल भी कर दी है फिजिकली, वो बेसिक आम नॉर्मल परचेज सेल में। और इसमें ये फ़र्क है कि वो उसका एग्रीमेंट चीज़ एग्जिस्ट करती है आपके पास, उसका अपने एग्रीमेंट सेल जब वो किया है, रिकवरी आपकी इंस्टॉलमेंट पे भी हो सकती है, कैश भी हो सकती है, जैसे मर्जी आप ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ जो प्राइस मैनेजमेंट करने लगी वो चीज़ ही अभी नहीं एग्जिस्ट करती, उससे पहले ही आपने परचेज कर ली, उससे पहले सेल कर दी है। किसी मैन्युफैक्चरर से आपने परचेज कर लिया, अभी उसने वो चीज़ मैन्युफैक्चर करनी तो आपने आगे भी भेज दी। तो ये इस तरह के जो ट्रांजैक्शन है दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो नॉर्मल रूटीन ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग है उससे हट के ये ट्रांजैक्शन ऐसे जो है उनको हम स्पेकुलेशन करें, ठीक है। तो इन स्पेकुलेशन ये वाले बिजनेस जो इसमें फाल करेंगे, इन बिजनेस में अगर लॉस होता है तो लॉस पहले अपना जिस साल में हुआ है उस साल में, अगर 2-3 स्पेकुलेशन के, एक स्टॉक का है, शेयर का बिजनेस है उसका स्पेकुलेशन, एक मर्चेंटाइज या ट्रेडिंग कमोडिटी का है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेंबर का है, उसके 3-4 बिजनेस है, वहाँ से लॉसेज आ रहे हैं, एक में प्रॉफिट है, पहले आपस में सेट होंगे, फिर सेट होकर जो नेट बचेगा वो अगर लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो अगले साल में होगा, इसी तरह फिर वो 6 साल तक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आ गए बेटू। अच्छा वेरे पर्सन इसी ये हाँ वेरे पर्सन सस्टेन ए लॉस फॉर ए टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैरीड ऑन बाय द पर्सन हियर रेफर टू एज ए स्पेकुलेशन लॉस, द लॉस
shall be set off only against income of the person from any other speculation business of the person chargeable tax for the tax year। ये chargeable tax भी जरूरी है, तो फिर उसमें सेट अप करेंगे। If the speculation loss sustained by person for a tax year is not wholly set off under subsection 1, then amount of loss not set off shall be carried forward to the following tax year and applying against the income of any speculation business of the person in that year and applied in subsection 1 of the year and so on, but no speculation shall be carried forward to more than 6 years immediately succeeding tax to for which the first loss continue। The person has loss carry forward on this decision for more than one tax year, the loss of earlier tax year वो उसी तरह ये पहले वाला पहले ऑर्गेनाइज किया जाएगा 6 साल तक उसी तरह। इस तरह कैरी ये ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेज हैं, ये भी उसी तरह है कि पहले अपने जितने भी कैपिटल लॉसेज इंटरसेट होगी, जो एक्सेस होगा कैरी फॉरवर्ड होगा और कैरी फॉरवर्ड होके तो अगले 6 सालों तक सक्सीडिंग ईयर में उसी तरह होगा, पुराने वाला पहले फिर उसी तरह सेट होगा। लेकिन ये सेट ऑफ सिर्फ कैपिटल गेन के एंगेज, हाँ नहीं स्पेकुलेशन भी उसी के एंगेज और ये वाले भी इसी थे, ठीक है ना। बिजनेस वाले जो है नॉर्मल बिजनेस वाले सेपरेट, नॉर्मल बिजनेस में दो, एक नॉर्मल बिजनेस है डेप्रिसिएशन। नॉर्मल वाला जो बिजनेस है बिफोर डेप्रिसिएशन वो 6 साल तक, और जो डेप्रिसिएशन वाला है वो जो आगे आपका 10 मिलियन से अगर कम होगी तो ज़्यादा होगी तो फिर वो 50% तक, बाकी ऑनवर्ड। क्लियर, ये जनरल। आगे ये लिमिटेशन ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं सेट ऑफ में। एक तो वो डेप्रिसिएशन वाली है 50% वाली वो, बाकी जो है एओपी के मुतल्लक होगी। इन केस ऑफ एसोसिएशन एनी लॉस शैल बी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ एसोसिएशन। अब एसोसिएशन है तो उसका लॉस हुआ है तो वो मेंबर के लॉस या प्रॉफिट होंगे तो उधर सेट ऑफ नहीं होगा। पुराने ज़माने में ऐसे था कि रजिस्टर फर्म का लॉस उधर भी सेट ऑफ हो जाता था, वो उसका क्रेडिट डेबिट जो है वो भी आपस में ले सकते थे। यहाँ उन्होंने अब कंसिडर लगा दी कि वहाँ एओपी में अगर आपको लॉस हुआ है तो अगले यार कैरी फॉरवर्ड करके एओपी के अगेंस्ट ही फिर वो सेट ऑफ, उसके लॉसेस क्या होगा पर्सनल में आपस में पर्सनल की इनकम में नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल की इनकम जो एओपी से शेयर प्रॉफिट आता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो वहाँ अगर यहाँ लॉस है तो वो लॉस उधर जाके उसकी इनकम के सेटअप नहीं होगा, वो अपने लॉस कैरी फॉरवर्ड होके एओपी का ही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा और एओपी के प्रॉफिट के एंगेज सेटअप होगा। Nothing in state 56, 70 shall be entitled a member of the association person to set off any losses sustained by the AOP as the case may be, or it have carry forward set off against his income. Any person who has succeeded in such capacity, any other person carrying on business or profession otherwise than by inheritance to carry forward set off losses income sustained by inheritance वाला या वो भी वाला भी नहीं होगा। Subject to subsection 1, subsection 3, where in computing taxable income for a tax year, full effect cannot be given to loss related to deduction by 23, वो जो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया उसी को कहा है कि for the tax year of such loss again mentioned in subsection 1 being less than said loss नीचे ऊपर वही 50% वाला है कि आप टू 50% तक आप डेप्रिसिएशन, वो दोबारा यहाँ फिर उन्होंने लिमिटेशन दे दिया कि आप पहले बिजनेस लॉस सेट करेंगे, जो डेप्रिसिएशन वाले लॉसेज हैं वो जो उसके बाद जो इनकम बनेगी टैक्सेबल उसके 50% तक आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपकी 10 मिलियन तक नहीं, 10 मिलियन तक फुल, ऊपर वाले के है तो 50। Where under subsection deduction is also to be carried forward effect shall first be given to the section 56 and subsection 2 of 16। पहले उसको दिया जाएगा जो पहले वाले बिजनेस लॉसेज है, उसके बाद फिर उसको दिया जाएगा। उसके नॉट विद एनी नो लॉस विच हैज नॉट बिन, ये जरूरी है कि आपका लॉस जो है वही कैरी फॉरवर्ड होगा जैसा होगा जो सेस हुआ। आजकल तो जो भी रिटर्न फाइल करेंगे डीम टू बी सेस होगा, तो ये पुराने ज़माने के भी जो हैं वो भी लॉसेज अगर कैरी फॉरवर्ड या डेप्रिसिएशन थे वो भी होंगे। पुराना ये ऑर्डिनेंस वाले हैं 59, 59, 62, 65 और अब 120, 21, 22 जो असेसमेंट होती हैं उसमें जो होंगे ऑनवर्ड चल रहे हैं। क्लियर जी, ये है कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस वाले। अब है ग्रुप टैक्सेशन। ग्रुप टैक्सेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडी कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी वो होती है जो दूसरी कंपनी के जिसने शेयर खरीदे हों। अब शेयर कितने खरीदे हैं, अगर एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसके 100% शेयर ही जो है वो सारे के सारे होल्डिंग कंपनी के पास हों
एक है कम भी है, पार्शली होल्डिंग सब्सिडी कंपनी भी है, 70% है, 50% है, 20% तक हो तो उसको एसोसिएटेड कंपनी कहते हैं, उससे नीचे हो तो वैसे ही सिस्टर कंसर्न कह देते हैं, कम ज़्यादा हो तो होली ओन्ड 50 से ज़्यादा सब्सिडी को कहते हैं। तो जनरली हर इस लॉ में इसकी अपनी टर्म एंड कंडीशन होगी कि वो किसको सब्सिडी कहते हैं और किसको वो अलाउ करेगा या किसको ग्रुप टैक्सेशन होगा। जब ग्रुप टैक्सेशन होगी तो इसमें ये होगा कि हर, जैसे एक होल्डिंग कंपनी आगे 10 कंपनी है तो 10 कंपनियों की अपनी अपनी असेसमेंट नहीं होगी, उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा, इकट्ठा करके तो एज एक फिस्कल यूनिट समझ लिया जाएगा और उसकी टैक्सेशन होगी। अब जब उसको कंसोलिडेट करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो इंटर ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे एक सब्सिडी ने परचेज की है और इन्होंने होल्डिंग ने सेल की है, ये इंटर सेल परचेज कैंसिल हो जाएगी, ऐसे है जैसे ये बिकी नहीं है। इसी तरह इंटर परचेज सेल, तो इसी तरह इंटर आपके प्रॉफिट्स, जब फाइनेंस से लोन दिया है एक दूसरे को, इंटर जो आपके प्रॉफिट ऑन लोन्स हैं या प्रॉफिट ऑन डेट कर लें या इंटरेस्ट कर लें, वो इंटर जो प्रॉफिट लॉस है जो आपके फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस होगा दूसरे की इनकम होगी। इस तरह इंटर डिविडेंड्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे के होंगे, या कोई और भी इंटर एक्सपेंसेस हैं, आपने रेंट चार्ज किया है एओपी से, उधर से ले लिया सब्सिडी से, यहाँ एक्सपेंस है तो वहाँ आपने एक पे इनकम है एक पे एक्सपेंस है। इंटर जो भी ट्रांजैक्शन से इनकम एक्सपेंडिचर है या सेल परचेज है या फाइनेंस कास्ट है या डिविडेंट है या कोई और ट्रांजैक्शन है, वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे और एक ऐसे समझा जाएगा कि एक यूनिट है, ये आप एक हैं, आपकी सेल परचेज जो है ना एज ए होल आ जाएगी और इनकम एक्सपेंडिचर भी एज ए हो आ जाएंगे और नेट प्रॉफिट पे आपकी टैक्सेशन हो जाएगी। और फिर वो जो दूसरी है इंडिविजुअल जितनी भी हैं सब्सिडी, उनकी टैक्सेशन नहीं होगी, उसको नहीं, जस्ट डिक्लेरेशन होगी, उसकी टैक्सेशन नहीं होगी। लेकिन सब्जेक्ट टू ग्रुप टैक्सेशन में इसकी जो कंडीशंस होंगी, ये 8-10 जो कंडीशन है ये फुलफिल करना होगी और इसके साथ ही वो 231D की कंडीशन जो है वो फुलफिल करना होगी और इसमें भी ऑप्शन सर्टिफिकेट कुछ चीज़ें हैं वो देना पड़ेंगी। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहले तो है 100% सब्सिडी होली ओन्ड हो, वो वाली मर्ज हो सकती हैं, मर्ज होकर कंसोलिडेट हो सकती हैं, उनकी ग्रुप टैक्सेशन हो सकती है। जिसकी कम होल्डिंग है वो नहीं हो सकती। ये एक तो इसमें, फिर उसने इसमें ऑप्शन देनी होगी, वो भी पहले क्वार्टर हम देखेंगे कब तक ऑप्शन देनी है, फिर उसके बाद कब तक वो फिर किस तरह चलेगी, आगे कौन से सर्टिफिकेट देने हैं, कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी, तो वो हम इसमें देख लेते हैं। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनीज ऑफ 100% ओन्ड ग्रुप की जो 100% ओन्ड है, सिर्फ उनका ग्रुप कंसोलिडेशन हो सकती है, उनके लिए ये ग्रुप टैक्सेशन हो सकती है। मे ऑफ टू बी टैक्स एज ए वन फिस्कल यूनिट। तो सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग सब्सिडी जो 100% ओन्ड हो वो ऑप्शन दे सकती है कमिश्नर को या रेलेवेंट डिपार्टमेंट को कि मैं एज ए ग्रुप टैक्सेशन में इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे ग्रुप टैक्सेशन किया जाए एज ए वन फिस्कल यूनिट। तो ऑप्शन किस तरह देनी है वो रूल 231D में है, उसका प्रेस का ही फॉर्म है, उस पर देनी है, सब्सिडी ने देनी है और साथ जो होल्डिंग कंपनी उसने में देनी है फॉर द पर्पस ग्रुप टैक्सेशन। In such a cases, beside consolidated group account as required under the Companies Act 2017, computation of income and taxes shall be made for tax purpose. कि consolidated एक अकाउंट बनते हैं जिसमें मैं पहले कहा कि इंटर एडजस्टमेंट सारी ख़त्म कर देते हैं, इंटर सेल परचेज प्रॉफिट ये वो इंटर प्रॉफिट जितने ख़त्म करके नेट एक जो कंसोलिडेटेड अकाउंट बनेंगे, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस वो जो बनेंगे वहाँ प्रॉफिट आएगा। उसके अलावा उसकी फिर रिवर्स वर्किंग डेप्रिसिएशन ये वो करके टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट की जाएगी एज ए फिस्कल यूनिट और टैक्स लायबिलिटी भी की जाएगी और वो फिर उसको अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज की जाएगी या उसमें जो एडजस्टमेंटें होंगी वो करके पेमेंट एडवांस टैक्स वगैरह तो उसकी लायबिलिटी होगी। द कंपनी इन द ग्रुप शैल गिव इररिवोकेबल ऑप्शन फॉर द टैक्सेशन अंडर दिस सेक्शन एज ए वन फिस्कल यूनिट। जितनी सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी में जो एज ए कंसोलिडेट हो रही हैं सारी की सारी जो है वो अपनी ऑप्शन देंगे कि हम ग्रुप में टैक्सेशन देना चाहते हैं, एज ए इंडिविजुअल नहीं देना चाहते। तो ग्रुप उसके लिए रूल में दिया है प्रेस्क्राइब फॉर्म जिसमें वो इररिवोकेबल ऑप्शन देंगे। ये रेलर क्या है? Relief under group section would not be available to last prior to the formation of group.
द रिलीफ अंडर ग्रुप ट्रेन वुड नॉट बी अवेलेबल टू द लॉस प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब ग्रुप बनेगा तो उसके बाद वाले जो लॉसेस चार्जेस होंगे या प्रॉफिट होंगे वो वन में जाएंगे, पुराने वाले इसमें कंसीडर नहीं होंगे। उसके बाद ऑप्शन ऑफ ग्रुपटाइजेशन शैल बी अवेलेबल टू दोज ग्रुप कंपनी विच कंप्लाई विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप डेजिग्नेटेड रूल और रेगुलेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सीप from time to time and are designated as a company entitled to avail the group taxation। सिक्योरिटी एक्सचेंज के जो गवर्नेंस रूल रेगुलेशन है वो इनको ग्रुप को और सब्सिडी को कंप्लाई विद करना होंगे, वो फुलफिल करेगी तो फिर ये ग्रुप टैक्सेशन अवेल कर सकती है। ग्रुप टैक्सेशन मे बी रेगुलेट थ्रू रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड। तो रूल जो 231D जो है वो रूल प्रेस्क्राइब कर दिया है FBR ने, उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये जो है इसको ये हम इसको देख लेते हैं रूल को, ये दोनों वो वाला और ये कंप्लाई होंगे तो फिर आपको ग्रुप टैक्सेशन हो सकती है। फॉर द पर्पस दिस रूल 100% ओन, यहीं से शुरू होता है बेटा। A company shall be subsidiary company where another company herein referred to as a holding company own all equity share of a company except those held by nominee to meet the statutory requirement of the company's ordinance। जिससे मुराद ये है कि एक होल्डिंग कंपनी जो है उसके बाद सब्सिडी के सारे शेयर हों, 100% ओन हो, लेकिन बाज़ दफ़ा कहीं लोन शोन लिया हो तो उसमें नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं बैंकों के या दूसरे, तो उसको भी कुछ शेयर होल्ड होने हो तो उसको उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा या उसको भी इंक्लूड करके उसको यही समझा जाएगा ये सब्सिडी कंपनी है और होली ओन्ड है। Holding company and each of his subsidiary company of 100% owned group which fulfill the conditions specified 59A shall make a separate application containing declaration of irrevocable option of group taxation as one fiscal unit to the concerned commissioner in the form as set out in the schedule below within the first quarter of the tax year for which group taxation is opted for। तो फर्स्ट क्वार्टर जब साल का शुरू होगा तो उसमें ऑप्शन सब ने देनी है, जितने भी ग्रुप में पार्ट हैं होल्डिंग कंपनी में भी और जितनी सब्सिडी हैं होली जो आप इसको कर रही हैं उन सारों ने ऑप्शन देनी है कि हम ग्रुप टैक्सेशन में जाना चाहते हैं। Application shall be signed in case of a holding company by the chief executive officer of the holding company and in case of a subsidiary company the chief executive officer of the subsidiary company identifying the commissioner having jurisdiction over the holding company as the case may and subsidiary company national tax number and corporate registration number। तो अपनी अपनी देंगे, हो सकता है सब्सिडी कहीं और रजिस्टर हो, कहीं और असेस होती हो और होल्डिंग कहीं कंपनी और होती हो, या डिफरेंट सब्सिडी डिफरेंट सर्कल में, एक कराची लाहौर ये वो है, तो क्योंकि अल्टीमेटली असेस तो होना है उन्होंने जहाँ होल्डिंग है तो होल्डिंग वाली जो डिडक्शन होगी तो बाकी वाली अपनी दे देंगे कि हमारी होल्डिंग वहाँ है हम यहाँ हैं तो हमारा NTA नंबर ये है उनका ये है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ मर्ज हो जाएगी। Holding company as well as each subsidiary company shall furnish certificate issued by the Security and Exchange Commission of Pakistan verifying that the company has been complied with the Code of Corporate Governance as notified from time to time by the CIF। CIF से भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वो CIF सर्टिफाई करेगी कि सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी जो है जो रूल रेगुलेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल रेगुलेशन है उसको कंप्लाई विद करती है। तो ये कंडीशन। द रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर following the option of the group shall be prepaid as one fiscal unit under the name of the holding company and tax liability shall be discharged or fund shall be claimed respectively as the business of the subsidiary were the business of holding company। ये ऐसे समझा जाएगा रिटर्न होल्डिंग कंपनी की होगी उसको सारों कंसोलिडेट होगी, वैसे समझी जाएगी कि ये सबकी कंसाइन एज ए फिजिकल यूनिट है, रिटर्न भी उसकी होगी, टैक्स भी होगा और फंड अगर कोई होंगे तो वो भी उसी को ही मिलेगा फिर। ठीक है, किधर के बात। However, for the purpose of no fact, for that purpose, no fact shall be taken for the loss included on the subsidiary company for the tax prior to the exercise the option for the group taxation। ये पहले भी हमने कहा कि पुराने वाले लॉसेज जो है सब्सिडी होल्डिंग है वो उसमें टेक फॉर नहीं किए जाएंगे। अलॉन्ग विद ग्रुप रिटर्न कॉपी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट ऑफ एवरी कंपनी द ग्रुप शैल बी अटैच। उसमें सिर्फ उसकी कंसोलिडेटेड अकाउंट ही नहीं जाएंगे बल्कि हर गए के इंडिविजुअल अकाउंट जो है ग्रुप होल्डिंग के अपने इंडिविजुअल अकाउंट और जो सब्सिडी हैं उनके भी साथ अकाउंट जाएंगे और एक कंसोलिडेटेड जाएंगे।
On option of group under subsection 50, the subsidiary company shall furnish their return of income in their respective jurisdiction. अब वो तो होल्डिंग की कंपनी होगी, तो बाकी जो है सब्सिडी भी अपने अपने जहाँ असेस होती है वहाँ वो भी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे. रिटर्न इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ ग्रुप फॉर द रिकॉर्ड एंड फ्यूचर एडजस्टमेंट एंड इंटीमेटिंग नॉन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटर्न. ये उसको बताएंगे कि हम टैक्स नहीं होते क्योंकि हम ग्रुप में टैक्स देते हैं, लेकिन रिटर्न फाइल कर देंगे. द सब्सिडियरी कंपनी शैल आल्सो इंटीमेट to the commissioner having jurisdiction over the holding company regarding their option for the group taxation. अपने jurisdiction में रिटर्न वो फाइल कर देंगे, नीलगी की टैक्सेशन नहीं होती और हम उधर हो रहे हैं तो वहाँ भी इंटीमेट कर देंगे, वहाँ ऑप्शन दे देंगे कि हम ग्रुप का पार्ट है. द टैक्स मैटर रिलेटिंग टू प्रायर टैक्स period prior to adoption of one fiscal shall continue to be dealt with the commissioner having jurisdiction over the subsidiary country. ग्रुप बनने से पहले जो टैक्स ईयर हैं उनके लॉस प्रॉफिट टैक्सेशन लायबिलिटी उसी तरह ही होंगे जैसे पहले चल रहे हैं. In case where disinvestment of subsidiary company and provision of group have become inapplicable, no effect shall be taken for group taxation during the year of disposal. किसी साल में उसने शेयर डिस्पोज ऑफ कर दिए 100% से कम हो गए, फिर आगे ग्रुप टैक्सेशन के फिर इफेक्ट उस तरह वो नहीं चलेंगे. ऑल प्रोविजन कंपनी इंक्लूडिंग विद होल्डिंग प्रोविजन एज एप्लीकेबल ऑन द विद होल्डिंग कंपनी शैल मुटेंडाई अप्लाई टू द सब्सिडियरी ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द ग्रुप इज टैक्स एज ए वन फिस्कल ईयर. ईच कंपनी शैल फाइल इंडिपेंडेंट विद होल्डिंग स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस. ये क्वेश्चन आ सकता था भी कंसोलिडेट हो गए तो अब तो ग्रुप ही फाइल करे, होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेट करे. उन्होंने कहा नहीं, वो हर जगह होल्डिंग कंपनी अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करेगी और सब्सिडी कंपनी अपनी फाइल करती रहेगी और साल के एंड पे क्लोज करके तो फिर उधर दे दीजिए. लीव ग्रुप टैक्सेशन शैल बी लिमिटेड ओनली टू दोज कंपनी विच आर लोकली इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी. ये उनको मिलेगा जो लोकली पाकिस्तान में इस लॉ के तहत इनकॉर्पोरेटेड. ऑल द कंपनी ऑपरेट ग्रुप अंडर सेक्शन शैल हैव सिमिलर अकाउंटिंग पीरियड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. ये भी हो सकता था एक स्पेशल ईयर हो, एक नॉर्मल ईयर हो, एक कोई और हो, तो एक शुगर वाली हो, एक वो नहीं. एक टैक्स ईयर 30 जून ही होगा या उनका सितंबर ही होगा या अगस्त ही होगा, तो वो सारी कंपनी जो है वो इसको ऑप्ट कर सकती है. The transaction by company within the group or with its associate company shall be carried on and recorded on arm's length transaction. arm's length पहले भी हमने डिस्कस किया था, ओपन मार्केट की तरह कराएंगे, आपस में अंडर कटेंगे या ओवर या उस तरह नहीं करेंगे, तो उस तरह होगी. तो फिर ये हमारी है ग्रुप टैक्सेशन. अब इसके बाद है ग्रुप रिलीफ. ग्रुप रिलीफ में बेसिकली अगर मर्जर नहीं है या अदरवाइज है तो सब्सिडी वगैरह या होल्डिंग कंपनी एक दूसरे का लॉस जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती हैं. कि एक सपोज होल्डिंग कंपनी में प्रॉफिट है तो सब्सिडी में लॉस है, तो सब्सिडी कंपनी जो है वो कहे जी मेरा लॉस तू सेट ऑफ कर ले, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन है कि वो कितना लॉस सेट ऑफ करवा सकती है और कौन सी वो सब्सिडी है जो वो तो 100% वाली थी, अब 100% से कम वाली जो है वो फिर एक दूसरे को लॉस उसमें तो वो आती नहीं है क्योंकि 100% नहीं है तो ग्रुप टैक्सेशन में वो आ नहीं सकती. तो आपस में वो होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन के होल्डिंग कितनी परसेंट है उतना जितनी उसकी होल्डिंग परसेंटेज है उतना लॉस वो सरेंडर कर सकती है और होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को सब्सिडी उसको वाइस वर्सा करके फिर सेट ऑफ कर सकती है और अपने उसको कम कर सकती है टैक्सेशन. Subject to subsection 2, any company being a subsidiary or holding company may surrender its assessed losses as computed sum 1 excluding capital losses. इसमें capital वाले नहीं आएंगे. Capital losses for the tax year other than brought forward losses and capital losses. ब्रॉड फॉरवर्ड भी नहीं आएंगे, करंट ईयर जो लॉसेज होंगे वो एक दूसरे को सरेंडर कर सकते हैं और कैपिटल लॉस भी नहीं होंगे और आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज भी नहीं होंगे. इन फेवर ऑफ ए होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडी कंट्री और बिटवीन अनदर सब्सिडी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी. मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को दे सकती है, सब्सिडी होल्डिंग को दे सकती है, एक या एक से ज़्यादा या एक सब्सिडी दूसरी सब्सिडी को दे सकती है, वो सब्सिडी उसको दे सकती है. ऐसे 3 जगह बन गई, एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडी कंपनी, एक और सब्सिडी कंपनी. होल्डिंग कंपनी सब्सिडी ए को भी दे सकती, बी को दे सकती, सब्सिडी ए भी दोनों होल्डिंग को दे सकती, सब्सिडी ए जो ए बी है वो आपस में भी दे सकती.
तो इसलिए इस तरह अपना लॉस जो है वो सरेंडर कर सकती हैं और वो फिर अकॉर्डिंगली उसको अपने लॉस में प्रॉफिट में किंग सेटअप कर सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर वन ऑफ द कंपनी इन द ग्रुप इज ए पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज द होल्डिंग कंपनी शैल डायरेक्टली होल्ड 55% और मोर ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडी कंट्री। ये आपस में सरेंडर के लिए अगर ग्रुप में सारे जो भी 8-10 कंपनी है इनमें अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी कम अज कम 55% जो है सब्सिडी का होल्ड करे तो फिर ये उसको परमिजिबल है ये वाला रिलीफ, अदरवाइज नहीं है। जो दूसरी कंपनी है अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है कोई भी तो फिर 75 वेयर नन ऑफ द कंपनी इन द ग्रुप इज लिस्टेड कंपनी द होल्डिंग कंपनी शैल होल्ड डायरेक्टली 75% और मोर शेयर ऑफ द सब्सिडी कंट्री। तो उस सिचुएशन में सब्सिडी वो बनेगी जिसका 75% से ज़्यादा होल्डिंग होगी, 75% या हो, अदरवाइज हो सब्सिडी नहीं होगी। अब इसका लॉस कितना सरेंडर कर सकती है, जितनी परसेंटेज होल्डिंग है। पहले 55 से लिस्टेड कंपनी है तो 55 से अबाव हो, तो इससे जितनी भी फिर और इसमें 75% से अबाव हो, तो अब 75% होल्डिंग है तो इट मीन 75% उसका लॉस कैलकुलेट करेंगे। वो इसी तरह ए टोटल लॉस डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, वो लॉस कैलकुलेट होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती। तो अब 75% है, 80 है, जितनी भी परसेंटेज होल्डिंग की है टोटल लॉस का अपनी का वो कैरी फॉरवर्ड करके वो परसेंटेज निकाल के उतनी जितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है उस वही रेशियो लॉस फिर लगाएंगे और वो कैरी फॉरवर्ड कर। ये उसी तरह लॉस ऑफ इट्स अंडर सब्सिडी शैल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग फार्मूला 1/100 मल्टीप्लाई बी। 1 ए क्या है, होल्डिंग परसेंटेज। ए इज द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्ड हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी ऑफ द सब्सिडी कंपनी। लिस्टेड कंपनी है तो 55 से कम नहीं होनी चाहिए और जो अदर है तो 75 से कम होनी चाहिए। कम होगी तो ये लीव ले ही नहीं सकते, उससे अबाव हो फिर आगे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है उसके मुताबिक ये हो सकते हैं। लॉस ऑफ द कंपनी नीचे है, the loss surrendered by the subsidiary company may be claimed by the holding company or subsidiary company for set of its income under the head income from business in the year and following 2 tax years subject to the following condition। जो सरेंडर किया है वो उस साल में या अगले 2 सालों में तो वो अपने कर सकती है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली क्या है, देयर इज कंटिन्यू ओनरशिप ऑफ 5 ईयर ऑफ द शेयर होल्डर सब्सिडी टू द एक्सटेंट ऑफ 55% इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी या 75% इन द केस ऑफ अदर। 5 ईयर तक उसकी शेयर होल्डिंग उसकी चले। ये कंपनी विद इन बिजनेस ट्रेडिंग शेल नॉट बी, जो अगर ट्रेडिंग करती है जो उसमें एक सब्सिडी है वो काम ट्रेडिंग करती है तो ट्रेडिंग वाली को ये रिलीफ नहीं मिलेगा, वो उसमें ऐड या सरेंडर नहीं कर सकती या ले दे नहीं सकती। होल्डिंग कंपनी बीइंग ए प्राइवेट कंपनी विद 75% ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर लिस्टेड विद इन द 3 ईयर ऑफ दैट लिस्टेड। जो प्राइवेट कंपनी होगी लिस्टेड नहीं होगी तो उन्होंने अगले 3 साल में आपको लिस्ट कराना जरूरी होगा, ठीक है। अब जब ग्रुपिंग हुई है लीव ले सकती है, लेकिन जैसे एक लिस्टेड थी तो प्राइवेट होल्डिंग है तो होल्डिंग 3 सालों में अपने आप को एज ए लिस्टेड कंपनी करा दे। लॉस सरेंडर लॉस क्लेम अंडर दिस सेक्शन शैल हैव अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी। जिसका जो क्लेम कर रही है या जो सरेंडर कर रही दोनों कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको अप्रूवल दे। सब्सिडी कंपनी कंटिन्यू द सेम बिजनेस ड्यूरिंग द थर्ड पीरियड ऑफ 3 ईयर, वो सब्सिडी कंपनी 3 साल का अपना बिजनेस भी कंटिन्यू किया। ऑल द कंपनी इन द ग्रुप शैल कंप्लाई विद, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो सीप के हैं उनको कंप्लाई कर। एनी अदर कंडीशन जो भी प्रेस्क्राइब करेगा बोर्ड। The subsidiary company shall not be allowed to surrender its setup for setup of the holding for more than 3 years। 3 years से ज़्यादा का सेटअप नहीं करेगी। Where loss surrender is not adjusted against the income of holding company in the said 3 year, the subsidiary company shall carry forward the unadjusted loss in accordance। वो अगर एडजस्ट नहीं होता होल्डिंग में तो फिर सब्सिडी अपना वापस लेगी और उस तरह ट्रांसफर करेगी। उसके बाद if there has been a disposal of share by holding company during the aforesaid period of 5 years to bring ownership of holding company less than 5% or 70 as the case may be holding in the year of disposal, offer the amount of profit on which tax has not been paid due to set of surrender by the company। अगर होल्डिंग कम हो जाएगी तो जिस पे जितना प्रॉफिट लिए प्रॉफिट पे टैक्स बेनिफिट लिया है वो वापस देना पड़ेगा। लॉस क्लेमिंग कंपनी विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर कैश to the loss surrendering company equal to the amount of tax payable on the profit loss set off against the acquired loss at the applicable rate। The transfer shall not be taken as a taxable event in the case of either of the two company। जितना उसने लॉस सरेंडर किया है उस पे जो टैक्स का उसने बेनिफिट लिया है टैक्स अमाउंट का, उतना अमाउंट वो कैश उस सब्सिडी कंपनी को या वाइस वर्सा ट्रांसफर कर देगा और उस पर फिर टैक्सेशन, उस ट्रांसफर पे अमाउंट पे टैक्सेशन नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ
लेकिन अदरवाइज शेयर आपस में परचेज सेल किए हैं तो वो टैक्सेबल अमाउंट, आपस में किए हैं तो टैक्सेबल नहीं होंगे, थर्ड पार्टी से परचेज सेल किए हैं तो वो टैक्सेबल होंगे, उसके गेन शेयर वो टैक्सेशन होगी। द ट्रांसफर ऑफ शेयर बिटवीन द कंपनी एंड शेयर होल्डर in one direction would not be taken as a taxable event provided the transfer had to acquire share capital for the formation of ग्रुप के लिए अगर वो शेयर लेते देते हैं आपस में तो वो एज ए टैक्सेबल इवेंट नहीं होगा, उसकी गेन शेन पे टैक्सेशन नहीं होगी। एज ए ग्रुप अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड कमीशन सीप एट स्टेट बैंक एज रिक्वायर्ड वो लेनी पड़ेगी, लेकिन सेल परचेज थर्ड पार्टी वाला टैक्सेबल इवेंट होगा, उसमें कैपिटल गेन पे टैक्सेशन होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन है तो इसमें प्रॉफिट एंड जो कैपिटल लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, ग्रुप रिलीफ, ग्रुप टैक्सेशन, कोई सवाल है तो उसके ऊपर, इससे हटके कोई सवाल है तो। वैसे ही 5 बजने वाले हैं, नमाज का टाइम, हटके सवाल है वो क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर अगली दफ़ा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशहूर हूँ पाकिस्तान टैक्स अकेडमी में आने वाले तमाम अपने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान का कि वो आए। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अगली जुमेरात हम फिर हाज़िर होंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग बेसिकली अब पाकिस्तान टैक्स चैनल पे अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक रिकॉर्ड और एक एसेट है आने वाले यंगस्टर्स के लिए भी, ताकि वो जब आएँ इस प्रोफेशन में और उनको लर्निंग के लिए एक प्रॉपर और एक लर्नर टीचर की जो है वो इसके ऊपर गाइडेंस अवेलेबल हो। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अगली जुमेरात फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह।